अच्छा, फिर आपने कई एपिसोड सुप्रीम कोर्ट पे किए और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है और डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल सकती है और सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ और डेमोक्रेसी की वाट लगी होती है अक्सर, हम बेवकूफ बन जाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमारा मामू बनाया जा रहा है। फिर आप केशवानंद भारती पे चले गए, तो आपको नहीं लगता कि केशवानंद भारती अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है? जब संविधान में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहां से ये डॉक्ट्रिन निकाला? अभी आपने कहा लोगों ने अपने माइंड में एक अमेंडमेंट कर लिया संविधान में कि जिसे चुन लिया उससे सवाल नहीं पूछ रहा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अमेंडमेंट कर लिए जिनमें से एक बेसिक स्ट्रक्चर है, दूसरा कोलिजियम है। तो आप क्या बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में हैं या खिलाफ हैं? आपका क्या व्यू है इस पर? सर, इसमें यू वुड बी मच मोर इक्विप्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं तो एक ऑब्जर्वर हूं। मैं तो कहता हूं कि जो जो चीजें आ रही हैं उसको देख के उस पर थोड़ा सा मजाक कर लेता हूं मैं। ये बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर का रखवाला फिर कौन हो, क्योंकि जब मैं देखता हूं बाकी ब्रांचेस को तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आता नहीं है। और जब हमने एज वी हैव ग्रोन और जब हम रिपोर्टिंग करते थे, सुप्रीम कोर्ट की जो रेप्यूटेशन थी वो अनइम्पीचेबल। तो मेरे ख्याल से उस समय मैं बोल सकता था कि हाँ, एकदम सीना चौड़ा करके बोल सकता था कि हाँ, लेट द सुप्रीम कोर्ट बी द प्रोटेक्टर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज के डेट में जब मैं ऐसे लीडर्स को सुनता हूं कि वो कहते हैं अरे हमारा बस चले तो हम तो अमेंडमेंट कर दें, हम तो ये कर दें, हम ये ड्रॉप वर्ड कर दें, वो कर दें, मैं ऑनेस्टली नहीं जानता हूं कि आज के डेट में हु वुड बी द प्रोटेक्टर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहां तो लग रहा है मौका हाथ लगते ही लोग बदल देंगे। आपको ये लगता है? और ये भी बड़ा अच्छा सेंटेंस आपने बोला कि सरकार का काम तो है आओ अमेंडमेंट अमेंडमेंट खेलें। और जिस देंगे। एग्जाम्पल दी 39th अमेंडमेंट की और 42nd अमेंडमेंट की, और फिर आपने ए एन रे के मास्टर स्ट्रोक की बात की, तो बहुत आपका वो एपिसोड अच्छा हुआ। और आपने ये भी कहा कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के 8 बजे सुबह में एड्रेस किया राष्ट्र को और कहा इमरजेंसी से घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो मैं कहता हूं कि शाम के 8 बजे अगर कोई स्पीच दे रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग बहुत सहम जाते हैं जैसे ही मालूम चलता है कि 8 बजे आज 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 एक संबोधन है। डर जाने की बात तब होगा जब सुबह 8 बजे की बात होगी, तब सच्ची में डरने की बात होगी। अच्छा, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट और डिसेंट, अभी जो ये सेंट्रल विस्टा पर 3 जज बेंच का ऑर्डर आया 3-2, और उस ऑर्डर की बात करते करते कहीं से कहीं आपने बात घुमा दी कि साहब एचआर खन्ना साहब जो थे उन्हें तो सुपरसीड किया गया, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना भी जो है वो इतने जजेस को सुपरसीड करके 32 जजेस को सुपरसीड करके आए, और फिर वो एडीएम जबलपुर जो था वो प्राइवेसी के जजमेंट में ओवर रूल हुआ। तो मुझको ये बताएं, और आप फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भी चले गए और आपने कहा 70% जजेस जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एज सच मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने कहा कि जस्टिस खन्ना ने कहा पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ, या हेरिटेज कमेटी की क्लियरेंस नहीं हुई, या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के रीजंस या वो सब चीजें नहीं थी, कि आपको नहीं लगता कि ये एक प्योरली पॉलिसी डिसीजन था? और पॉलिसी डिसीजन में आमतौर से कोर्ट्स को नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें ऑब्जर्वेशंस में लिखा भी हुआ था दैट डोंट एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू गेट इनटू ईच एंड एवरी डिसीजन दैट द एग्जीक्यूटिव मेक्स। बात सही है। हर पॉलिसी डिसीजन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इस वाले पे मैं भी अग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट, क्योंकि आप अगर यूरोपियन कंट्रीज देखें और बहुत सारे और भी देश देखें, पुराने पुराने पार्लियामेंट 400 साल 500 साल पुराने पार्लियामेंट्स में काम चलता है। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? और हम वी आर नोन एज अ नेशन ऑफ इंजीनियस सॉल्यूशंस। आप कह रहे हो कि हमारे प्रेजेंट पार्लियामेंट में ऐसा कोई इंजीनियस सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है जिससे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो सके? हम तो छोटे छोटे घरों में बालकोनी एक्सटेंड करा लेते हैं, हम यहां अपने पार्लियामेंट को थोड़ा सा और बढ़ा नहीं सकते थे? आई अंडरस्टैंड इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट,
बट देन द फैक्ट इज कि आप ओल्ड पार्लियामेंट को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाना चाहते हो। एक लगता है कि कोई आपको एक सेंटिमेंट दे रहा है, आपको सीधे स्लैप करके दे रहा है कि ये देखो, ये पुराना इंडिया है और ये नया इंडिया है। अच्छा चलिए, आपने पार्लियामेंट नया बना लिया, उसके बाद आप पूरा सेंट्रल विस्ता चेंज करना चाहते हो, उसके बाद आप प्रधानमंत्री का निवास चेंज करके राष्ट्रपति भवन के बगल में लगाना चाहते हो, जो कि मेरे ख्याल से अब थोड़ा प्लान चेंज हो रहा है। आई थिंक वो वाला नहीं है, या पीएमओ नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट रिडक्शन किया गया है। बट द आइडिया इज दैट कहीं ना कहीं लग रहा है दिखने में कि पूरा आइडिया ही अलग है। तो उसमें थोड़ा सा सेंट्रल विस्ता में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात पे लग रहा है दैट इट इज न्यू इंडिया को लिटरली आप एक न्यू इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हो। और जहां तक रही जस्टिस खन्ना और जस्टिस एचआर खन्ना की बात, सोचिए जो 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 माने अंकल और नेफ्यू का रिलेशनशिप है कि अंकल एचआर खन्ना वेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, लॉस्ट आउट ऑन द चीफ जस्टिस कुर्सी, और उन्हीं के नेफ्यू ये काम करते हैं जब ही इज गोइंग अगेंस्ट अ ड्रीम प्रोजेक्ट। ऐसा कुछ होगा नहीं, इट इज अ माइनर ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट सच अ बिग केस। लेकिन थोड़ा सा वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट तो है ही है ना, बिकॉज ही इज ऑल्सो सपोज टू बी इन द लाइन फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2024। तो भाई देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा गुस्सा ना करिए, क्योंकि सुपरसीड हो चुके हैं आपके अंकल ही, खुद ही घर की बात है। अच्छा, फिर अब आपने 370 पे कई बहुत अच्छे एपिसोड बनाए, और फिर एक साल होने के बाद क्या हासिल हुआ? 2G का आपने जिक्र किया, और एक बड़े मजे की बात आपने ये कही कि सरकार तो बड़ा ख्याल रखती है कश्मीरियों का, कोविड-19 आने वाला था इसलिए उनकी लॉकडाउन की प्रैक्टिस करा दी। वो तो बिल्कुल जैसे चिपक गया आपका चुनाव। और फिर आपने उसके जो इकोनॉमिक लॉस हुआ कि साहब 15,000 करोड़ का दिसंबर तक हो गया, और बिजनेसेस 40,000 करोड़ के खत्म हो गए, और 90,000 जॉब्स का लॉस हुआ, और 23,000 गवर्नमेंट के वैकेंसीज हैं, और एप्पल इंडस्ट्री में 80 बिलियन रुपीस का वो लॉस हुआ जो 8% उनकी जीडीपी का है। तो ये सब तो बहुत अच्छी बातें कही। फिर आपने एक और दूसरा जुमला बोल दिया कि साहब हमारी सरकार की योजनाएं जो हैं वो स्कूल के टाइम टेबल की तरह हैं, जो दीवार पे लटकी हुई अच्छी लगती हैं। तो ये तो सारी सरकारों का हाल है, किसी एक सरकार पे तो ये ब्लेम नहीं आ सकता। आप जो कह रहे थे ना कि आप बचे कैसे हो, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो ये बात समझ में आ गई है कि देशभक्त ऐसा प्लेटफॉर्म ना लेफ्ट को सपोर्ट करता है ना राइट को सपोर्ट करता है। और ये मुझे समझाने में काफी टाइम लग गया है सर, कि सटायर जो होता है, लोग कहते हैं तुम कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो, तो मुझे समझाना पड़ता है कि जो सटायर होता है उसका काम चीयर लीडिंग का नहीं होता है। हम ये बात मान के चलते हैं, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो सेलिब्रेट करने की रीजन नहीं है, सरकार को अच्छा काम करने के लिए चुना गया है। उसमें भी ढिंडोरा पीटे, उसमें भी चीयर लीडर बन के हम नाचें क्या? तो सटायरिस्ट का काम अच्छे काम को सेलिब्रेट करना नहीं होता है, जो खामियां हैं उसको खुरेदना, जो चीजें खराब हैं उसको दिखाना, और हम हर पार्टी के ये चीजें दिखाते हैं। आई थिंक आज के डेट पे ये बहुत जरूरी हो गया है, और मुझे भी शायद और लर्निंग है कि ये और करना चाहिए हमें, और हम कर भी रहे हैं। हमने कांग्रेस लीडरशिप को लेकर इतने एपिसोड्स बनाए हैं, राहुल गांधी को लेकर एपिसोड्स बनाए हैं, कि डेमोक्रेसी में सरकार जो कर रही है ये तो हर सरकार करती है, और पावर दो और कंट्रोल दो, ऑपोजिशन हटाओ। ऑपोजिशन का काम होता है टू रिस्ट्रिक्ट दैट, टू कंट्रोल, टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आज हमारे डेमोक्रेसी में डैमेज ज्यादा कौन कर रहा है, माय मे बी कंट्रोवर्शियल एंड अनकन्वेंशनल आंसर इज दैट राहुल गांधी and the Congress party is causing more damage to our democracy than Narendra Modi and the BJP. फिर आपने इसी में मीडिया पॉलिसी का कहा, न्यू मीडिया पॉलिसी जिसमें फ्रीडम ली जा रही है, और उन्होंने कहा साहब ये न्यू मीडिया पॉलिसी नहीं है, नो मीडिया पॉलिसी है। आप देखिए ना, देखिए टेलीविजन गया, प्रिंट की हालत खस्ता है, अब डिजिटल ही रह गया है। अब ये न्यू मीडिया पॉलिसी से होगा ये कि अब वेरी सून आपको और मुझको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिस रेट पे हम जा रहे हैं। अभी फॉरेन फंडिंग बंद हुई है न्यू मीडिया के लिए, अब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग भी होगी कि आप मिस्टर मुस्तफा, हाउ आर यू अपलोडिंग दिस कंटेंट, हु इज चेकिंग दिस कंटेंट, इसको अप्रूवल करवाइए, फीस भरिए,
जैसे अभी यूपी में भी शुरू हो गया है कि अब तो अल्कोहल रखने के लिए घर में भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा। तो हर चीज लाइसेंस्ड की तरफ हम जा रहे हैं, और मीडिया और डिजिटल मीडिया भी लाइसेंस्ड रूट की तरफ ही जा रहा है। पर आकाश, एक तरफ फ्री इकोनॉमी की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि कॉरपोरेट्स के लिए स्पेस बढ़ रहा है, तो ये तो हुई डी लाइसेंसिंग बेसिकली, और दूसरी तरफ लाइसेंसिंग की तरफ, तो ये कंट्रडिक्शन कैसे रिजॉल्व हो? सो एज आई सेड, एवरी गवर्नमेंट तो चाहेगा ना कि उस पर कोई सवाल ना करे। ये तो एक मानसिक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है दैट जो भी पावर में होगा वो बोलेगा भैया मुझसे सवाल मत करो। कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम पे भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम पे भी बहुत चीजें बैन राजीव गांधी भी की लाए थे थी, कांग्रेस डिफेमेशन, पार्टी के टाइम पे। पास नहीं हुआ था। हाँ, एंड अभी तो आज के अभी पुरंजय गुहा ठाकुरता के देखिए, अभी आज के डेट में भी क्रिमिनल डेफेमेशन। अब जर्नलिस्ट अरेस्ट हो जाते हैं एक आर्टिकल लिखने के लिए, चलिए आप सिविल डेफेमेशन मार दीजिए, मैं मानता हूं, क्रिमिनल डेफेमेशन। तो ये जो लाइसेंसिंग है, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ना कोई आके बोलेगा हम आपके लिए खड़े हैं, हम ये नहीं होने देंगे, वी विल फाइट फॉर राइट्स। लेकिन कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी है दूसरे साइड पे। सेडिशन तो हटाया नहीं 70 साल में, तो ये कहां से हटाएंगे? तो नहीं, वो तो इलेक्शन हार की अनफॉर्चुनेटली वजह से, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो में सेडिशन हटाने की बात की थी। ये ऐसा ही अभी और मैनिफेस्टो में सेडिशन हटाने की बात की थी, और मध्य प्रदेश में जब वो पावर में आए थे बीच में, उन्होंने खुद भी सेडिशन लगाया भी था। तो ये छोड़ देते हैं बात कि वो कहने और करने में बहुत करें, उन पे भी सेडिशन लगाया और ट्रेड यूनियन लीडर्स पे भी लगाया। कांग्रेस का रिकॉर्ड तो बहुत ही इस मामले में खराब रहा है। अच्छा, एक और एपिसोड आकाश आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किया, जिसके बारे में जनता को उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। और उसमें टिड्डियों का दल, और आपने कह दिया कहीं इलेक्ट्रॉनिक टिड्डियां पाकिस्तान से ना आ जाएं, और फिर आपने उसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस और सो मोटो डिक्लेरेशन के कॉर्पोरेट्स अपने आप आके बताएंगे, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट और नोटिस के दिन कम होना, इन सब का जिक्र किया। और फिर अचानक आपने एक चीज बोल दी कि साहब, इंफॉर्मेशन पे पब्लिक का उतना ही हक है जितना इंडिया का गलवान पे। तो ये आप बीच में गलवान ले आए यहाँ पे, ये तो कुछ ज्यादा लेफ्ट हैंडेड हो गया मामला। सैटायर का तो यही प्ले है। नहीं तो बाकी सारी चीजें तो आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा ही कर लेते। मैं उसमें वैल्यू एडिशन क्या कर पाता हूं कि मैं इस डेटा में थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल ले आता हूं, एक लेफ्ट हैंड से मार देता हूं, एक बिलो द बेल्ट कभी कभी पंच आ जाता है। तो वैसी ही है। आई मीन ये जब अब ऐसे एपिसोड्स ना, आप मेहनत कर लो और मैं ऐसे अच्छे एपिसोड से मेहनत कर लूं, ये कम लोग देखते हैं। तो अगर आप EIA की बात करें तो व्यूज काफी कम है, क्योंकि हमें मालूम था कि ऐसे चीजें लोग देखते नहीं है। लेकिन इट इज स्टनिंग कि जो पोल्यूटेंट है, जो इंडस्ट्री है, वो खुद सेल्फ असेसमेंट करेगा और बता देगा सरकार को, और बोलेगा नहीं मैंने गलती की है, मुझसे फाइन भी ले लो। गलती करने का भी और एडमिट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। या फिर कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर प्रोजेक्ट, बड़ा सा मल्टी 100 करोड़ प्रोजेक्ट अनाउंस होगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो ऑपोजिशन रखना है वो रखिए, नहीं तो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। तो कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं? अब एक लास्ट में हमारा बहुत अच्छा आज आपने ऐसे इंटरव्यू हुआ कि एक और लॉ पे आपने एपिसोड बना दिया, डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, और लोगों को और देश को समझाने की कोशिश की कि जो बिल सामने आ रहा है उससे तो जस्टिस श्री कृष्णा ने भी दूरी बना ली है, और आपने समझाने की कोशिश की कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उसमें खतरे मौजूद हैं। लेकिन मुझको ये बताइए कि ये अचानक बोलते बोलते आपने कह दिया अपना दिखाते नहीं हमारा छुपाते नहीं ना। आप सोचिए, RTI को तो घोट घोट के मार डाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं है, डेटा आता नहीं, फार्मर डेटा मिलता नहीं है 3-3 साल तक, अपना दिखाते नहीं हमारा छुपाते नहीं है। आप लोगों को समझाने की बहुत जरूरत है। ये बात मुझे जब पर्सनली स्ट्राइक हुई कि भाई मैंने गलती कर दी थी, 4 साल पहले गाड़ी खरीदी थी लोन लेके। अब डाउन पेमेंट पे तो कभी नहीं खरीद पाएंगे जिंदगी में, तो लोन लेके गाड़ी खरीदी थी।
4 साल तक, जब से गाड़ी खरीदी है तब तक मेरे पास अभी तक फोन आते हैं कि आपको गाड़ी पे एक और लोन चाहिए, और वो फोन उठा के बोलती हैं आपका गाड़ी ये है, आपका गाड़ी का नंबर ये है, आपका गाड़ी किस कलर का है, आपका गाड़ी किस मॉडल का है। तो क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ हुई है मेरी, और वो डेटा हार्वेस्ट करके सरकार ने कितने 1400 करोड़ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उतने में कंपनीज को बेची है, इंश्योरेंस कंपनीज को डेटा बेचा है। तो ये डेटा हार्वेस्टिंग का एक बहुत क्लीन एग्जांपल है। दूसरा छोटा एग्जांपल है अर्नब गोस्वामी और पार्थो के चैट्स के बाद अब आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि डेटा प्राइवेसी क्या होता है। आपके और मेरे चैट्स, 3 साल पुराने चैट्स, वो अनसिक्योर्ड थे, क्लाउड में स्टोर्ड थे। एक ऐप था जिसने डेटा प्राइवेसी पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, ऑटोमेटिकली आपके चैट्स बैकअप हो गए थे। फिर आप पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो चैट्स सामने निकल के आ गए। तो ये अच्छा यूज भी हो सकता है। फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिए कि सारा डेटा आपका सिक्योर है। उसके 2 दिन बाद उसी हफ्ते वो एड्स उसी हफ्ते आए थे, विच इज अ वेरी बैड टाइमिंग फॉर पुअर व्हाट्सएप। तो ये सब चीजें, हाँ, और फेसबुक 5,000 डेटा पॉइंट्स बनाता है आपके और मेरे ऊपर, 5,000 डेटा पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें लोगों को समझाने की कोशिश है कि हम लोग को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, और फिर हमें वही न्यूज, वही एड्स और उसी तरीके से कंडीशन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना। एक और आपसे बस लास्ट सेंटेंस जो आपने इसमें बोला है और बहुत अहम है कि आपने कहा इतनी लिबरल तो लिबरल आर्ट नहीं है जितनी सरकार लिबरल। इसकी क्या मतलब था? ये ऐसे ही ऑफ हैंड कभी कभी ऐसे कमेंट्स निकल आते होंगे। सरकार कभी कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो जाती है लोगों के साथ। आप अगर फॉर द मोशन है तो आपके साथ बहुत लिबरलिटी रखी जाएगी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, आप जस्टिस, आप एक वाला एक भूल गए, हमारा जो लेटेस्ट एपिसोड है सुप्रीम कोर्ट वाला, जस्टिस चंद्रचूड़ को हमने सेलिब्रेट किया है, 5 मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ इन हिज जजमेंट अबाउट अर्नब गोस्वामी। देखिए लिबरलिटी का अल्टीमेट रूपांतरण है वो। 1 डे ऑफ डिलेड जस्टिस इज 1 डे डिलेड टू मच। पर्सनल लिबर्टी क्या चीज होती है, इससे ज्यादा लिबरल जजमेंट आपको मिल सकता है? तो वही है, लिबरल आर्ट से भी ज्यादा लिबरल। चलिए, वेरी गुड। सो आकाश, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे। इतने आपके एपिसोड्स हैं लॉ पे कि मैं किस किस एपिसोड पे आपसे सवाल पूछूं, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड आप प्लीज कैरी ऑन विद द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग, क्योंकि आपने एक नीश पकड़ा है, एंड वो नीश में आप, यू आर द नेम टू रेकन विथ, और लोगों को ये लीगल इश्यूज को इजीली समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब देयर आल्सो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू आकाश, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे सटायर के शहंशाह आकाश बनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और हमारे चैनल लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब करें, जिसको बड़े स्ट्रांगली अभी आकाश बनर्जी ने भी रिकमेंड किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।